Hello class, this is Siddharth Kumar from Oriental Public School and I am chemistry PGT lecturer in Oriental Public School. So, in today's class, I discuss equilibrium. The chapter is equilibrium. Okay, equilibrium. As you know, हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम होता है। बचपन से सब कोई जो है दुकान में गए हो, वहाँ पे आपने तराजू जरूर देखा होगा। तराजू में जो है क्या करते हैं, एक साइड कोई 1 किलो का बट्टा रखते हैं और दूसरी तरफ आपको चीनी, दाल, आटा जो भी लेना है वो 1 किलो के हिसाब से आपको वो तोल के देते हैं। लेकिन ये 1 किलो आया कहाँ से? ये 1 किलो तो हम लोगों ने ही बनाया है। ये जो 1 किलो का बट्टा आप देखते हो वो जो रखा हुआ रहता है जिसके ऊपर नापते हैं, वो तो हमारे द्वारा ही बना गया है 1 किलो। तब ना तब क्यों माना गया है? ताकि हमको किसी भी चीज को बैलेंस करने, किसी भी चीज को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए हेल्प हो सके। तो ये चीज केमिस्ट्री में भी अप्लाई होता है। केमिस्ट्री के फील्ड में भी जो है इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, इक्विलिब्रियम किसी भी कंपाउंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, इस जगह पे मैं खड़ा हूँ और इस जगह पे मैं ही खड़ा हूँ, ठीक है, दोनों का वेट लगभग इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि यस, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे 2 बार खड़ा हूँ, मेरे जैसा एक और इंसान यहाँ पे खड़ा है, तो फिर भी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सकता है क्या? तो मेरा आंसर होगा हाँ, आ सकता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे का साइंस ये कहता है कि जरूर यहाँ पे कोई एक इनविजिबल फोर्स काम कर रहा है। इनविजिबल फोर्स काम कर रहा है जो क्या कर रहा है, इसको धकेल रहा है, उसी वेट से धकेल रहा है जिस वेट से यहाँ पे 2 इंसान खड़े हैं। एक का तो ये मैनेज कर लिया, ये दूसरे वाले इंसान का कौन मैनेज करेगा? तो उस फोर्स को एक नाम दिया गया जिसको हम लोग ऑपोजिट फोर्स के नाम से जानते हैं, जो कि ठीक ऑपोजिट साइड से लगता है। इस टाइप के फोर्स को हम लोग ऑपोजिट फोर्स कहते हैं। तो अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में जो है इक्विलिब्रियम को जो है ना 2 पार्ट में स्टडी किया जाता है। पहला पार्ट है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा पार्ट है आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका क्या है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो देखो, एक जब आप नॉर्मल सा रिएक्शन करते हो, देखो मान लो मैं आपका नॉर्मल सा एक रिएक्शन ले लेता हूं कि A और B मिलके C और D बनाते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, A और B मिलके C और D तो बना सकते हैं, लेकिन C और D मिलके वापस से A और B नहीं बना सकते। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन जो कि एक ही साइड में जा रहा है। किस साइड में जा रहा है? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना। किस साइड में जा रहा है? तो ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, ये बैकवर्ड नहीं आ सकता, ये वापस नहीं आ सकता। लेकिन मैं अगर कहूं कि कुछ रिएक्शन जो है A और B मिलके समथिंग कुछ अलग देते हैं, C देते हैं, ठीक है, ओनली C। लेकिन ये C भी वापस से A और B में टूट सकता है। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग ये जो ऊपर वाला है, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोगों ने नाम दिया था इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये तो वापस A और B मिलकर C बना सकता है और C भी वापस से टूट के A और B बना सकता है। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। कैसा रिएक्शन कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। सिंपल है, क्योंकि ये वापस से बन सकता है। तो अब ऊपर वाला जो मेरा इररिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें जो है सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन है ना, ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये पॉइंट लिख सकते हैं कि द
the rate of forward direction is equal to the rate of backward direction. We must say that, है ना, backward direction इस टाइप से हम कह सकते हैं. तो on the basis of direction, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो. ओके गाइस, नाउ इसे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, इसको ना रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, मैंने थोड़ा सा पहले बताया. तो आप लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देयर आर mainly two types of reactions. डायरेक्शन के बेस पे रिएक्शन दो टाइप के होते हैं. क्या क्या? पहला, आपने अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसका एग्जांपल दिया था, इरिवर्सिबल रिएक्शन, एंड द सेकंड वन इज योर रिवर्सिबल रिएक्शन. Okay, irreversible reaction and reversible reaction. So what do you know about the irreversible reaction and reversible reaction? Irreversible reaction उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता हो. अभी थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को बताया. इरिवर्सिबल रिएक्शन, reaction occurs only in forward direction. रिएक्शन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा. ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि ए और बी मिलके आपका सी और डी बनाते हैं, लेकिन सी और डी मिलके कभी भी बैकवर्ड नहीं आ सकते. आप किसी चीज को जला दो, आप एक 500 रुपया का नोट लो, उसको जला दो, क्या उस जले हुए राख से आप वापस 500 रुपया बना सकते हैं? नहीं बना सकते. उसी तरीके से ए और बी मिलके सी और डी तो बना सकता है, लेकिन सी और डी मिलके वापस से ए और बी नहीं बना सकते. ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन भी फर्दर क्लासिफाइड हुआ है 4 टाइप से. पहला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दूसरा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन. ठीक है, तीसरा आपके पास है रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन. और चौथा जो है वो आपका है न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेट, रेडॉक्स रिएक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बशन रिएक्शन, जिसका एग्जांपल मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था कि क्या होता है. जैसे आप 500 रुपए का एक नोट ले लो, उसको जला लो, लेकिन वो जल तो जाएगा, लेकिन उस जले हुए राख से आप वापस से 500 रुपए का नोट नहीं बना सकते. तो यहाँ रिएक्शन के साथ भी कुछ ऐसा होता है जिसको हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. आप किसी रिएक्शन में ए और बी को मिला दो, वो सी और डी तो बन जाएगा, लेकिन सी और डी वापस से ए और बी नहीं बना सकते. तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड कंबशन रिएक्शन 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं. मैं इनके एग्जांपल्स को थोड़ा डिस्कस कर देता हूं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि क्या किसी एसिड और बेस को अगर मैं मिला दूं तो वो सॉल्ट और पानी बनाता है ना. तो यहाँ पे देखो, मैं एक एसिड ले लेता हूँ HCl प्लस यहाँ पे मैं एक बेस ले लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके NaCl बना देंगे और साथ में वाटर मिला देंगे, है ना. ये इस तरीके से ये बना देंगे.
दो HCl और NaOH मिलके NaCl और H2O बनाते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। प्रेसिपिटेट रिएक्शन इसको कहते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, पीपीटी फॉर्म हो, है ना। जैसे एज फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। इसमें अगर मैं सोडियम क्लोराइड डाल देता हूं तो बनता क्या है कि NaNO3 और AgCl बनेगा, है ना। ये AgCl बनेगा और साथ में NaNO3 बनेगा। AgCl का नाम है सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 का नाम है सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड बना ना, ये व्हाइट कलर का पीपीटी देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट वापस से NaCl और AgNO3 नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन वाला एग्जांपल है वो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही आता है। अब डिस्कस कर रहा हूं मैं सेकंड लास्ट पॉइंट है मेरा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन उस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो। जैसे मान लो मेरे पास जिंक है और जिंक का रॉड को मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। जिंक के रॉड को मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो ये बन गया ZnSO4 जिंक सल्फेट और कॉपर का पीपीटी बना, है ना, कॉपर का पीपीटी बना। लेकिन वापस से आप कॉपर को जिंक सल्फेट में, पीपीटी को कॉपर के जिंक सल्फेट में डाल के CuSO4 और Zn नहीं बना सकते। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आता है। फाइनली आई डिस्कस द कंबशन रिएक्शन। सबको पता है कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, कंबशन होता है यानी दहन होता है। दहन मतलब किसी चीज का जलना, और किसी चीज को जलने के लिए हमें O2 यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। तो एज फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास मीथेन है और उसको मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहा हूं यानी इसका कंबशन कर रहा हूं, तो ये हमेशा याद रखना कि हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूटेगा, है ना। बस इसको थोड़ा बैलेंस कर लो। कार्बन देखो 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन देखो 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो मीथेन को आपने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये CO2 और H2O बना। लेकिन फर्दर आप CO2 और H2O को मिला के वापस से मीथेन नहीं बना सकते, वापस से मीथेन आप नहीं बना सकते। तो ये जो कंबशन रिएक्शन है ये भी आपका किस टाइप का रिएक्शन आता है, ये भी आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे, आज यहीं तक रहने दो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।